वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड में आने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन ना केवल सीबीएसई बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, कोई भी बोर्ड की एग्जामिनेशन लीजिए वहां पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखता है। क्वेश्चन है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमें फॉर्मूला निकालना है, हाउ टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। चलिए शुरुआत करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ठीक है। इससे पहले हम समझते हैं, पहला क्वेश्चन आता है प्रिज्म क्या होता है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म का मतलब हुआ ऐसी कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर या बॉडी, ऐसा कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर या बॉडी जिसकी एक सरफेस से लाइट आ सकती है और दूसरे सरफेस पे लाइट जा सकती है, उसे प्रिज्म कहा जाता है। देखिए यहां पर 10th क्लास तक आपको जो प्रिज्म आज तक पढ़ाया गया था उसमें 3 रेक्टेंगुलर फेसेस और 2 ट्राइंगुलर सरफेसेस हुआ करती थी। उससे सराउंडेड बॉडी को हम क्या कहते थे, प्रिज्म कहते थे। प्रिज्म का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमें 10th क्लास तक समझाया गया है और जो हमें 12th क्लास की किताब में भी मिलेगा, एनसीईआरटी की बुक में भी मिलेगा, वो ये इस तरह का ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। जिस सरफेस पे लाइट आती है उस सरफेस को हम कहते हैं इंसिडेंट सरफेस। जिस सरफेस पे लाइट आती है उस सरफेस को हम कहते हैं इंसिडेंट सरफेस। जिस सरफेस से लाइट जाती है उस सरफेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जिस सरफेस से लाइट जाती है उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इंसिडेंट सरफेस और रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच के एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। इंसिडेंट सरफेस और रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच के एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म से एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड को कहते हैं बेस। तो इसे प्रिज्म के क्रॉस सेक्शनल एरिया को समझने के बाद अब हम समझते हैं प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होता किस तरह से, हाउ द रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, और उसके बाद में इसके डेरिवेशन को हम समझेंगे। देखिए प्रिज्म ये रहा, यहां पर ए बी और सी लाइट आई, ठीक है। ये एयर, पहला क्या है, एयर अवेलेबल है, दूसरा क्या है, ग्लास है, वापस से क्या अवेलेबल है, एयर। अच्छा जा, एयर और ग्लास में से हम जानते हैं एयर को हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, दैट इज 1, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ना कुछ होगा। तो लाइट जा रही है रेडर से डेंसर। अच्छा, जब भी लाइट रेडर से डेंसर जाती है इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब भी लाइट रेडर से डेंसर जाती है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो चलिए जहां इंटरफेस है, जैसे एयर और ग्लास का जंक्शन है, वहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। लेट अस ड्रॉ द नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल के साथ आने वाली रे का बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ आने वाली रे का बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब ये नॉर्मल को मैं कहता हूं एन, सपोज दिस इज O एंड दिस इज N डैश, ये आपके पास IO। अच्छा मुझे बताना, जब भी लाइट रेडर से डेंसर जाती है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है, ठीक है। अगर कोई मीडियम नहीं होता तो क्या होता, अच्छा कोई मीडियम नहीं होता तो लाइट इस तरह से चली जाती थी बिना डेविएशन के। पर जब भी लाइट रेडर से डेंसर जाती है तो ये एक नॉर्मल है जो ग्लास के अंदर है और एक नॉर्मल जो है वो एयर के अंदर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एयर के नॉर्मल की तरफ लाइट बेंड हुई, लाइट कुछ इस तरह से गई, ठीक है। अच्छा वापस से कोई मीडियम नहीं होता, ग्लास से ट्रेवल करते हुए सीधी जा लाइट चली जाती है। लेकिन क्या होता है, वापस से देखिए, ग्लास से एयर जा रही है, ग्लास से एयर जा रही है, तो एसी सरफेस पर जहां बाउंड्री है, बाउंड्री इसका मतलब क्या है, जहां जंक्शन है वहां पे हमने क्या ड्रॉ किया, वहां पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अच्छा, परपेंडिकुलर के साथ आने वाली लाइट रे का बनने वाला एंगल वापस से क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सेकंड सरफेस। परपेंडिकुलर के साथ जाने वाली लाइट रे का बनने वाला एंगल क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर सेकंड फर्स्ट सरफेस। नाउ ये सरफेस आपके पास में, ठीक है, ये नॉर्मल आपके पास में, ये O, ये नॉर्मल को मैं कह देता हूं O डैश, दिस इज M एंड दिस इज M डैश, ठीक है। अब क्या हुआ समझिएगा ध्यान से, अगर कोई मीडियम नहीं होता तो लाइट सीधी चली जानी चाहिए थी, लेकिन ग्लास से एयर, ग्लास से एयर की हम बात कर रहे हैं, डेंसर से रेडर बात कर रहे हैं। तो भाई अगर लाइट ऐसी मुड़ती है तो टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी, और ऐसी जाती है क्लॉकवाइज जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो लाइट क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ इस तरह से निकलती है। तो देखिए इस रे को कहते हैं इमर्जेंट रे। कौन सी रे कहलाती है, इमर्जेंट रे। ये रे कौन सी रे कहलाती है, इंसिडेंट रे। अब ये रिफ्रैक्टेड रे, सेंटर रे वाली जो कहलाती है रिफ्रैक्टेड रे, तो हम ऐसा कह सकते हैं, डायग्राम कुछ इस तरह से प्रॉपर्ली बनाया जा सकता है। ये आ गया A, ये B और ये आपके पास में C। लाइट आई इस तरह से, कोई मीडियम नहीं होता तो लाइट इस तरह से जाती,
ठीक है, फिर कुछ इस तरह का डायग्राम और कुछ इस तरह का डायग्राम। ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गया इंसिडेंट रे का पाथ, ठीक है, और ये हो गया इमर्जेंट रे का पाथ। इमर्जेंट मतलब क्या हुआ, बाहर निकलने वाली, और हम एंगल ऑफ डिविएशन क्या डिफाइन करते हैं, आने वाली रे का पाथ और जाने वाली रे के पाथ के बीच का एंगल। आने वाली रे का पाथ और जाने वाली रे के पाथ के बीच का एंगल को एंगल ऑफ डिविएशन कहा जाता है। सो दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिविएशन, नथिंग बट। यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक ट्राइंगल आपके पास में ये बना, ये नॉर्मल है आपके पास में ये बना, नॉर्मल बना, ठीक है। नॉर्मल के साथ में आने वाली रे का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन इसे R2 से बता रहे हैं, सेकंड सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये इमर्जेंट एंगल ऑफ इमर्जेंस कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ध्यान से बच्चों, ये I, इसे O नाम दिया गया, N इसे मैं कह रहा हूं N डैश, ठीक है, M O O डैश आपके पास में अवेलेबल है, M डैश, ये O आपके पास में I O, और ये R नॉर्मल के साथ में ये बनने वाला आपके पास में कोई ना कोई एंगल अवेलेबल है, ठीक है। मैं इसे एंगल A डैश कह देता हूं, लेट आई से दिस इज A डैश एंगल। अब देखो यहां पर एक बात नोटिसेबल पॉइंट है कि ये जो एंगल आपको दिख रहा है, इस एंगल को सपोज इफ आई रिप्रेजेंट दिस इज x एंड आई रिप्रेजेंट दिस इज y, या आई रिप्रेजेंट x एंड दिस इज आई रिप्रेजेंट y, यहां आप देख सकते हैं O O डैश, और मैं ऐसे ये कह देता हूं M M डैश, सपोज मैं Z कह देता हूं, तो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इन ट्राइंगल O O डैश Z, यू कैन सी Z यहां पर ये दिख रहा है x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू डेल, एंगल x प्लस एंगल y एंगल डेल। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं हम लोग, भाई ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है इसमें x और y कौन सा एंगल है, तो x और y है इंटीरियर एंगल, x और y कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल, और डेल कौन सा एंगल है, तो डेल है एक्सटीरियर एंगल। तो हम ये कह सकते हैं सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो x प्लस y दैट इज इक्वल टू डेल, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। और यहां पे भी आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ये I है तो देखिए x प्लस R1 है, ये I है तो x प्लस R1 है, ये y प्लस R2 है, तो ये आपके पास में E अवेलेबल है। सो वी कैन ऑल्सो राइट बाय ज्योमेट्री वी कैन ऑल्सो राइट x प्लस R1 इक्वल टू I आपके पास में। So x can be written I minus R1 और y plus R2 equal to E. Y plus R2 equal to E. That means y equal to I minus y equal to R2 minus E, ऐसे लिखा जा सकता है, R2 minus E, ठीक है, E minus R2 लिखेंगे हम लोग, not R2 minus E, E minus R2, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा मैं क्या चाहता हूँ, what I want refractive index of the prism। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कैसे निकाला जाता है, भाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब सीधा होता है स्नेल्स लॉ लगाना। तो स्नेल्स लॉ जब हम लगाएंगे तो हम स्नेल्स लॉ को कैसे लिखते हैं, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, 1 n2 क्या लिखेंगे हम इसे, 1 n2 या 1 म्यू 2 दैट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। तो अब यहां से हम आई की खोज करेंगे, आई की और आर को खोजेंगे, हमें आई और आर मिल गया तो आंसर 1 निकल जाने वाला है। और पहला मीडियम एयर है तो दूसरा मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो हम ऐसा से लिख पाएंगे दिस विल बी sin i अपॉन sin r, म्यू दैट इज इक्वल टू sin i बाय sin r। देखो बेटा i इक्वल टू x प्लस r1, i इक्वल टू x प्लस r1, तो x इक्वल टू i माइनस r1 हो गया, और y प्लस r2 इक्वल टू आपके पास ये हो गया, तो y इक्वल टू e माइनस r2 हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x प्लस y, जैसा कि x प्लस y दैट इज इक्वल टू डेल आपके पास अवेलेबल है, तो डेल इक्वल टू x को हम लिख देते हैं, यहाँ से x लिख सकते हैं हम i माइनस r1 प्लस y लिख देते हैं e माइनस r2, इसे लिखा जा सकता है। तो डेल कैन बी रिटन i प्लस e और माइनस r1 माइनस r2, डेल कैन बी रिटन i प्लस e माइनस r1 प्लस r2, इसे ऐसा कुछ लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आ गया एंगल ऑफ डेविएशन। अब बात ऐसी स्टूडेंट, हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है, हमें ये ट्राइंगल दिख रहा है O O डैश, और यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं A डैश कह रहा हूं। देखो इन ट्राइंगल O O डैश A, एंगल कौन सा वाला, O डैश O A डैश,
ओ डैश ओ ए डैश प्लस एंगल ओ ओ डैश ए डैश ओ ओ डैश ए डैश प्लस एंगल ओ ए डैश ओ डैश दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं एंगल R1 प्लस ओ डैश, है ना, तो सेंटर पे कहां पर एंगल R2 प्लस एंगल ए डैश दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री अवेलेबल है। अच्छा, अब क्या किया जा सकता है, व्हाट वी कैन डू। एक और बात यहां नोटिस कीजिएगा कि हमने जो ये नॉर्मल ड्रॉ की है, व्हाट वी हैव ड्रॉन नॉर्मल, क्योंकि यहां पर आपको दिख रहा है ये नॉर्मल, देखो ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है। सो नॉर्मल का सरफेस के साथ जब एंगल 90 डिग्री होता है ना, तो ये देखिए आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है जिसको मैं ब्लू लाइन से बताना चाह रहा हूं, ट्राइंग टू शो यू बाय ब्लू लाइंस। ब्लू लाइंस आपको ये बात समझ में आ जाएगी, यहां से यहां तक, यहां से, ठीक है। तो देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो भाई देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल शुड बी आल्सो 90 डिग्री। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल A प्लस एंगल A डैश दैट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, हम ऐसा कह सकते हैं। So this is equation number first. Suppose this is equation number. Suppose this is first, this is second, and this is third. तो आप क्या कर सकते हैं हम लोग, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट, एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल A डैश इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल A डैश इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों के RHS इक्वेट कर देते हैं। सो एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल A डैश इक्वल टू कितना आया, एंगल A प्लस एंगल A डैश, ठीक है। अब A डैश कैंसिल हो गया, सो A को क्या लिखा जा सकता है, R1 प्लस R2, सो वी कैन राइट A इक्वल टू R1 प्लस R2, A कैन बी रिटन R1 प्लस R2। अब वो ऐसा स्टूडेंट, हमें दो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिल गई जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी फ्रेम होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं। अब चलिए फर्स्ट सेकंड, है ना, अब मैं इस इक्वेशन को यहां पर सपोज आई राइट दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर इक्वेशन लिख देता हूं। अब आप इससे ऐसा भी लिख सकते हैं I इक्वल टू डेल इक्वल टू I प्लस सी माइनस ए, सो डेल प्लस ए इक्वल टू I प्लस सी। कई बार एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जाता है कि प्रूव दैट डेल प्लस ए दैट इज इक्वल टू I प्लस सी, ये भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। अब आइए इस एबीसी प्रिज्म के क्रॉस सेक्शन पर जब लाइट कुछ इस तरह से इंसिडेंट हो रही होती है, तो यहां पर एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन करने पर यह बात देखी जाती है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। देखा ऐसा जाता है कि एंगल ऑफ डिविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का कुछ इस तरह का ग्राफ ऑब्टेन किया जाता है। जैसे जैसे पहले शुरुआत में एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है, एंगल ऑफ डिविएशन की वैल्यू कम होती है। ये जो बात मैं कह रहा हूं ना, ये बात क्या की गई है, एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट करके बताई गई है, मतलब करके बताया गया, उसके बाद ग्राफ बना। तो ग्राफ ऐसा बना, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है वैसे वैसे एंगल ऑफ डिविएशन कम होता है। एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जब I की वैल्यू E के इक्वल होती है, तब डेल की वैल्यू, उस वैल्यू को देखो, दो बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए, जब R1 एंड R2 इक्वल हो जाए और I इक्वल टू E हो जाए, मतलब जब ये कंडीशन स्पेसिफिकली सेटिस्फाई हो। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो, देखना बेटा ध्यान से, कंडीशन ऐसे सेटिस्फाई होती है, ये रही आने वाली लाइट रे, ये रही जाने वाली लाइट रे, तो इसमें होता ऐसा है, ये रहा ABC, ये था आपके पास में IO, O डैश R, या परपेंडिकुलर ड्रॉ था। कंडीशन ऐसे सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो ये रिफ्रैक्टिंग साइड है, मतलब OO डैश शुड बी पैरेलल टू BC। ये जो रिफ्रैक्टिंग रे है, ये किससे पैरेलल होना चाहिए, बेस से पैरेलल होना चाहिए। तभी ऐसा देखा जाता है कि जो I एंगल रहता है उसकी वैल्यू E के इक्वल होती है, जो R1 होता है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, R2 की, और जो डेल इस केस में निकल कर आता है, उसे डेल M मतलब क्या कहा जाता है, मिनिमम डिविएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, मिनिमम डिविएशन कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं
अगर आई की वैल्यू ई के इक्वल हो, आई की वैल्यू ई के इक्वल हो, बराबर, R1 R2 के इक्वल हो, तो तब जो डिविएशन होता है उसे मिनिमम डिविएशन कहा जाता है। तब उस डिविएशन को कौन सा डिविएशन कहा जाता है स्टूडेंट्स? मिनिमम डिविएशन कहा जाता है। तब हम ऐसा लिख सकते हैं इस ग्राफ के हिसाब से, देखो, हेंस इस तरह से लिखा जा सकता है, डेल इक्वल टू आई प्लस ई माइनस आपके पास ए अवेलेबल है। अब देखो, आई की वैल्यू ई के इक्वल रख दी, तब डेल की वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए? डेल एम के इक्वल होना चाहिए। डेल एम इक्वल टू कितना आया? आई प्लस आई माइनस ए। सो डेल एम इक्वल टू आ गया आपके पास में 2i माइनस ए। सो 2i दैट इज इक्वल टू आ चुका है डेल एम प्लस ए। सो आई कैन बी रिटर्न डेल एम प्लस ए डिवाइड बाई 2। ये आ गया आपके पास में आई, मतलब क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसमें एक और कंडीशन, R1 की वैल्यू किसके इक्वल है? तो R1 की वैल्यू R2 के इक्वल है। द वैल्यू ऑफ R1 इज इक्वल टू R2। सो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R मान लिया। सिंस हम जानते हैं R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू A, सो R प्लस R इक्वल टू A, तो 2R इक्वल टू आपके पास ये आया, R इक्वल टू A बाई 2 निकल कर आ गया। तो भाई यहां से दो बातें साफ निकल कर सामने आ गई कि I भी आ चुका है और R भी आ चुका है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कैसे निकाला जाएगा? हाउ टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म? सो म्यू दैट इज इक्वल टू साइन आई, आई के प्लेस पे कितना? डेल एम प्लस ए बाय 2 डिवाइड बाय कितना? साइन ए बाय 2। सो म्यू इक्वल टू आ गया आपके पास में साइन ए प्लस डेल एम डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन ए बाय 2। इसे कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। सो दिस इज व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म में एक और बात, फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म, फॉर स्मॉल एंगल, जब भी स्मॉल एंगल्स होते हैं हम ये बात जानते हैं, साइन थीटा की वैल्यू को नियरली इक्वल टू थीटा लिखा जा सकता है। साइन थीटा की वैल्यू को नियरली इक्वल टू थीटा लिखा जा सकता है। और साइन a प्लस डेल एम डिवाइड बाय 2 कैन बी रिटर्न नियरली इक्वल टू a प्लस डेल एम डिवाइड बाय 2 एंड साइन a बाय 2 कैन बी रिटर्न नियरली इक्वल टू a बाय 2। इसे कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। सो आप जैसे ही लिखते हैं तो म्यू इक्वल टू कितना आ जाता है आपके पास में? आ जाता है a प्लस डेल एम डिवाइड बाई 2 ए डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होगा। म्यू इक्वल टू कितना आ चुका है? ए प्लस डेल एम डिवाइड बाई ए। इसे ऐसा लिखा जा सकता है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट क्या? म्यू ए इक्वल टू ए प्लस डेल एम, म्यू ए इक्वल टू ए प्लस डेल एम। सो डेल एम कैन बी रिटर्न म्यू ए माइनस ए, डेल एम इक्वल टू ए कॉमन निकला म्यू माइनस। सो ये आ गया मिनिमम डिविएशन। इसे क्या कहते हैं? मिनिमम डिविएशन। मिनिमम डिविएशन फॉर थिन प्रिज्म इज गिवन एज, या डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। इन दोनों बातों पे एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड कर रहा होता है। तो थिन प्रिज्म के लिए डिविएशन की वैल्यू जब भी बोली जाए तो आपको कुल मिला के 4 बातें याद रखने की जरूरत है। पहला याद रखने की जरूरत है डेल प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा डेल इक्वल टू, हाँ हम क्या कह रहे हैं? डेल एम इक्वल टू कितना? ए म्यू माइनस 1। प्रिज्म के लिए एक रिलेशन ये भी याद रखिएगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू आपके पास में ए एप्लीकेबल होता है। ये दोनों बातें एप्लीकेबल है कभी भी, पर ये एप्लीकेबल है फॉर थिन प्रिज्म। और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया जाता है वो दिया जाता है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन ए बाय 2। ये साइन के टर्म में रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है। तो नेक्स्ट टॉपिक में आप और हम मुलाकात करेंगे। टॉपिक के कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म के बारे में हम बात करेंगे। प्रिज्म किस तरह से कंबाइन होते हैं, क्या डिविएशन कैसे निकाला जाता है, डिविएशन किस लाइट पे ज्यादा होता है, डिस्पर्जन किसे कहते हैं, डिस्पर्जन कितने टाइप का होता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म कैसे होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।